हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी ने पार्ट 1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 3 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना है पॉइंट 4 से। फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ वेज फॉर अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इन अ रो when p of them are alike of first kind, q of them are alike of second kind and remaining all are distinct। यानी कि एक बार फिर हमें n ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करने के टोटल तरीके निकालना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ p ऑब्जेक्ट्स है जो कि आइडेंटिकल है और इन्हीं में कुछ q ऑब्जेक्ट्स और है, वो सब भी आइडेंटिकल है। अब जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किन्हीं भी n ऑब्जेक्ट्स की प्लेसेस इंटरचेंज करने के जो तरीके हैं वो हमेशा n फैक्टोरियल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है a और b, तो इनकी प्लेसेस इंटरचेंज करने के तरीके कितने होंगे? 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2। और हमें अरेंजमेंट्स भी कितनी मिल रही है? 2। लेकिन अगर a और b आइडेंटिकल होते तो प्लेसेस तो अभी भी दो अलग अलग तरीक़ों से इंटरचेंज हो रही है, बट हमें अरेंजमेंट्स दो नहीं मिल रही है। अरेंजमेंट केवल कितनी मिल रही है? 1, क्योंकि जिन दो ऑब्जेक्ट्स ने एक दूसरे के साथ प्लेसेस इंटरचेंज करी वो दोनों आइडेंटिकल थे, तो अरेंजमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब मान लेते हमारे पास कोई 3 ऑब्जेक्ट्स होते A, B एंड C, तो इनकी प्लेसेस इंटरचेंज करने के टोटल कितने तरीके होते हैं? 6 डिफरेंट वेज से इनकी प्लेसेस इंटरचेंज हो सकती है और हमें अरेंजमेंट्स भी कितनी मिलती? 6। अब अगर A और B आइडेंटिकल होते तो जब A और B फर्स्ट और सेकंड प्लेस पर है तो उनको आपस में इंटरचेंज करने से अरेंजमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जब A और B फर्स्ट और थर्ड प्लेस पर है तो उनको भी आपस में इंटरचेंज करने से अरेंजमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और सिमिलरली जब A और B सेकंड और थर्ड प्लेस पर है तो उनको आपस में इंटरचेंज करने से अरेंजमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इट मीन्स अगेन जब भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आपस में प्लेसेस इंटरचेंज कर रहे हैं तो उससे अरेंजमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हमें अरेंजमेंट्स केवल कितनी मिली? 3। अब एक बार मान लेते हैं कि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स है A, B, C एंड D, तो इनकी प्लेसेस इंटरचेंज करने के टोटल कितने तरीके होंगे? 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24। और हमें अरेंजमेंट्स भी कितनी मिल रही है? 24। लेकिन अगर A, B, C तीनों आइडेंटिकल होते तो प्लेसेस इंटरचेंज करने के तरीके तो अभी भी 24 है, बट हमें अरेंजमेंट्स 24 नहीं मिल रही है। हमें अरेंजमेंट्स केवल कितनी मिल रही है? 4। रीज़न अगेन वही जो पहले था कि जब भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आपस में प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे तो उससे अरेंजमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। यानी कि मुद्दे की बात क्या है कि n ऑब्जेक्ट्स की प्लेसेस इंटरचेंज करने के तरीके हमेशा कितने होते हैं? n फैक्टोरियल। अगर वो ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है तो आपको अरेंजमेंट्स भी कितनी मिलेगी? n फैक्टोरियल। लेकिन अगर उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है तो प्लेसेस इंटरचेंज करने के तरीके तो तब भी कितने हैं? n फैक्टोरियल। बट आपको अरेंजमेंट्स n फैक्टोरियल नहीं मिलेगी। आपको जो अरेंजमेंट्स मिलेगी वो n फैक्टोरियल से कुछ कम मिलेगी। अब अगर n फैक्टोरियल से कुछ कम मिलेगी तो कितनी मिलेगी? तो अब हमें ये पता करना है कि जब n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है तब प्लेसेस इंटरचेंज करने के तरीके तो n फैक्टोरियल थे, लेकिन अरेंजमेंट्स n फैक्टोरियल नहीं थी, तो कितनी थी? तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन में कुछ n ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं जिनमें से कुछ p ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है। अब इन n ऑब्जेक्ट्स की प्लेसेस इंटरचेंज करने के टोटल तरीके कितने होंगे? n फैक्टोरियल। लेकिन इन n फैक्टोरियल तरीक़ों में से वो तरीके जब p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आपस में प्लेसेस इंटरचेंज कर रहे हैं उससे तो अरेंजमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब ये p
आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आपस में प्लेसेस कितने तरीक़ों से इंटरचेंज कर सकते हैं? p फैक्टोरियल तरीक़ों से। यानी कि इन n फैक्टोरियल तरीक़ों में ये p फैक्टोरियल तरीके ऐसे हैं जिससे कि अरेंजमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इट मीन्स ये p फैक्टोरियल तरीके मुझे इन n फैक्टोरियल तरीक़ों में से हटाने होंगे। बट सवाल उठता है कि ये हटेंगे कैसे? क्योंकि परम्यूटेशन में केसेस लेने के भी दो तरीके होते हैं, वन इज़ नोन एज एडिशन एंड वन इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेशन। तो हटाने के भी दो तरीके होंगे, वन इज़ सब्ट्रैक्शन एंड वन इज़ डिवीज़न। तो अगर हमें लगता है कि ये p फैक्टोरियल तरीके गलती से मल्टीप्लाई हो गए तो डिवाइड कर दो, और अगर हमें लगता है कि ये p फैक्टोरियल तरीके गलती से ऐड हो गए तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि हमने मान लिया कि इन n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके भी n फैक्टोरियल है। यानी कि हम ये मान के चल रहे थे कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है। इट मीन्स ये जो वाइट ऑब्जेक्ट्स है ये भी डिस्टिंक्ट है, एक 2 है, एक 5 है, एक 6 है और एक 13 है। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट्स वाकई में डिस्टिंक्ट थे। अगर इस सिचुएशन में केवल वाइट ऑब्जेक्ट्स की प्लेसेस आपस में इंटरचेंज की जाए और बाकी के सभी ऑब्जेक्ट्स को उन्हीं की जगह पर रहने दिया जाए तो पूरी लाइन का ऑर्डर चेंज होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली पूरी की पूरी लाइन का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि इन वाइट ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट से पूरी लाइन के ऑर्डर के अरेंजमेंट पर फ़र्क पड़ रहा है। यानी कि इन p ऑब्जेक्ट्स की और इन n ऑब्जेक्ट्स की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। इट मीन्स ये p फैक्टोरियल केसेस गलती से मल्टीप्लाई हो गए। तो इस गलती को सुधारने के लिए हमें टोटल केसेस को p फैक्टोरियल केसेस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम वापस अपने फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं, जिसमें हमें n ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करना था, जिनमें से कुछ p ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल थे और कुछ q ऑब्जेक्ट्स और थे जो कि आइडेंटिकल थे। अब इन n ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करने के टोटल तरीके कितने होंगे? n फैक्टोरियल। लेकिन जब वो p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आपस में प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे उससे अरेंजमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें n फैक्टोरियल को p फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। एंड अगेन वो q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स भी जब आपस में प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे तो उससे भी अरेंजमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें q फैक्टोरियल से भी क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल। तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स कैन बी अरेंज्ड। तो सबसे पहले हम ये काउंट कर लेते हैं कि आखिर मैथमेटिक्स वर्ड में ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 11। अब फ़िलहाल हमें क्या करना है? भूल जाना है कि कितने ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है और कितने ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है। फ़िलहाल हम एक गलती कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट्स क्या है? डिस्टिंक्ट है। तो 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करने के टोटल तरीके कितने हो गए? 11 फैक्टोरियल। अब हम अपनी गलती को सुधारना चालू करते हैं। तो इन 11 ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल थे, जैसे कि यहाँ पर a 2 बार था। अब जब भी ये दोनों a आपस में प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे उससे अरेंजमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो 2 फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर 2m है, ये 2m जब आपस में प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे तब भी अरेंजमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर 2t भी है, और जब ये 2t आपस में प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे तो उससे भी अरेंजमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक 2 फैक्टोरियल से एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो गया? 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब फोर्थ पॉइंट को ही हम लोग एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई 3 ऑब्जेक्ट्स है a, b और c। अब इनकी प्लेसेस आपस में इंटरचेंज करने के टोटल कितने तरीके होंगे? 6 तरीके होंगे। इन 6 तरीकों में से
ऐसे कितने तरीके होंगे जिसमें ए बी के पहले आ रहा होगा? 3। और ऐसे कितने तरीके होंगे जिसमें बी ए के पहले आ रहा होगा? वो भी 3। अब अगर मैं मान लूँ कि ए और बी आइडेंटिकल होते, तो वो तरीके जिसमें ए बी के पहले आ रहा है उसमें अगर मैं ए और बी दोनों का नाम ए कर दूँ, और वो तरीके जिसमें बी ए के पहले आ रहा है उसमें भी मैं ए और बी दोनों का नाम ए कर दूँ, तो ये तीनों तरीके एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। यानी कि मुझे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी मिली? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 3। यानी कि जितनी बार ए बी से पहले आता है एग्जैक्टली उतनी ही बार बी ए से पहले आता है। दोनों के केसेस बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं, और अगर ए और बी आइडेंटिकल हो गए तो दोनों केसेस सेम ही हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ केसेस को ए और बी के आपस में अरेंज होने के तरीक़ों से डिवाइड कर देना चाहिए। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई 4 ऑब्जेक्ट्स है ए बी सी और टी। अब ये चारों आपस में प्लेसेस कितने तरीक़ों से इंटरचेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। अब मान लेते हैं इन 4 में से कोई 3 ऑब्जेक्ट्स है ए बी और सी। ये तीनों आपस में प्लेसेस कितने तरीक़ों से इंटरचेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 तरीक़ों से। अब इन 6 में से पहला तरीका कौन सा होगा जिसमें ए के बाद बी आ रहा है और बी के बाद सी आ रहा है? दूसरा तरीका कौन सा होगा जिसमें ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद बी आ रहा है? तीसरा तरीका कौन सा होगा जिसमें बी के बाद ए आ रहा है और ए के बाद सी आ रहा है? चौथा तरीका कौन सा होगा जिसमें बी के बाद सी आ रहा है और सी के बाद ए आ रहा है? पांचवा तरीका कौन सा होगा जिसमें सी के बाद ए आ रहा है और ए के बाद बी आ रहा है? और छठा तरीका कौन सा होगा जिसमें सी के बाद बी आ रहा है और बी के बाद ए आ रहा है? और टोटल 24 अरेंजमेंट्स में से हर केस के करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली 4-4 अरेंजमेंट्स बन रही है। तो अगर ए बी सी तीनों आइडेंटिकल होते तो हर केस के करस्पॉन्डिंग जो 4-4 अरेंजमेंट्स बन रही है वो सारी की सारी अरेंजमेंट्स क्या हो जाती? आइडेंटिकल हो जाती। यानी कि अगर ए बी सी तीनों आइडेंटिकल है तो हमें अरेंजमेंट्स निकालने के लिए क्या करना चाहिए? हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को ए बी सी के आपस में अरेंज होने के तरीक़ों से डिवाइड कर देना चाहिए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 4। और यही वजह है कि जब भी गिवन n ऑब्जेक्ट्स में से कोई p ऑब्जेक्ट्स जब भी आइडेंटिकल होते हैं तो हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने के लिए टोटल अरेंजमेंट को उन p ऑब्जेक्ट्स के आपस में अरेंज होने के तरीक़ों से डिवाइड कर देते हैं। अब इसी कंसेप्ट पर हम एक पॉइंट और बना सकते हैं। तो हमारा 5th पॉइंट क्या हो गया? नंबर ऑफ वेज फॉर अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो सो दैट ऑर्डर ऑफ p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स रिमेन सेम। यानी कि हमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करना है सो दैट कि उन्हीं में आने वाले कुछ p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर कभी भी चेंज ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा पहले हमने देखा था कि हम ए बी सी को अरेंज कर रहे हैं सच दैट कि ए हमेशा बी के पहले आए, या फिर हम ए बी सी डी को अरेंज कर रहे हैं सच दैट कि ए हमेशा बी के पहले आए और बी हमेशा सी के पहले आए। यानी कि हम नहीं चाहते हैं कि उन p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट या ऑर्डर आपस में चेंज हो, तो भी हमें क्या करना होगा? टोटल नंबर ऑफ केसेस को p फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन हाउ मेनी वेज सेशन ऑफ 5 स्टूडेंट्स A, B, C, D and E can be arranged so that A always come before B and B always come before C। अब इन 5 स्टूडेंट्स के सेशन का ऑर्डर डिसाइड करने के टोटल तरीके कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। बट हम चाहते हैं कि A हमेशा B के पहले आए और B हमेशा C के पहले आए, यानी कि A B C
आपस में अरेंज नहीं होने चाहिए या ए बी सी का आपस में ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। अब ए बी सी का ऑर्डर आपस में कितने तरीक़ों से बदल सकता है? 3 फैक्टोरियल तरीक़ों से। तो हम क्या करेंगे? हम टोटल केसेस को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो आज हमने जो 2 मेन बातें सीखी है वो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस n फैक्टोरियल को p फैक्टोरियल से डिवाइड करने की सिचुएशन 2 केस में जनरेट होती है। पहला, हमने p फैक्टोरियल से डिवाइड किया इसलिए क्योंकि वो p ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल थे, और क्योंकि वो आइडेंटिकल थे तो जब भी वो आपस में प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे तो उससे अरेंजमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने p फैक्टोरियल से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और दूसरा, वो p ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट थे, वो अगर आपस में प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे तो उससे अरेंजमेंट को फ़र्क पड़ेगा, बट हम नहीं चाहते हैं कि वो p ऑब्जेक्ट्स आपस में प्लेसेस इंटरचेंज करें, इसलिए अगेन हमने p फैक्टोरियल से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। बस आज के लिए इतना ही। अब आप लोग इस